आज भी आज फटाफट आ जाओ। 54 में पेज से शुरू करें, फटाफट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि गो थ्रू करते। कैश फ्लो एनालिसिस चैप्टर 5, कैश फ्लो एनालिसिस, मीनिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है पहले, ठीक है, ये करेंगे। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो कर रहा है ना भैया, कैश कैसे फ्लो, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो कर रहा है वो देखेंगे हम। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैसे फ्लो करता है, कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो करते हैं हम उससे, उसमें कैश कैसे फ्लो करता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैसे करता है। फॉरेन करेंसी एंड कैश फ्लो की बात करेंगे, फॉरेन करेंसी एंड कैश फ्लो की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम की बात करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स की बात करेंगे, किस बात करेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की बात करेंगे। टैक्सेस ऑन इनकम की बात करेंगे, उसके बाद टैक्सेस ऑन इनकम की बात करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स इन द सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स की बात करेंगे। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट्स की बात करेंगे। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल कर देना भैया सब्सिडरी एंड अदर बिजनेस यूनिट्स की बात करेंगे। नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात करेंगे भैया, कैश के बिना भी ट्रांजैक्शन होती हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। डेटा रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा डेटा चाहिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हमने रिपोर्ट कैसे करना है कैश फ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हो रहा है उसको हमने रिपोर्ट कैसे करना है। एक फिर हम डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट ही बात करनी है, डायरेक्ट मेथड है हमारा। उसके बाद आ जाओ हमारा इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इन दिस मेथड नेट प्रॉफिट लॉस इज यूज्ड एज द बेस एंड कन्वर्ट इट टू नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो ये हम देखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में इतना पढ़ने का नहीं। यूजेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की यूज़ क्या है मेरे भैया। लिमिटेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे। टाइम वैल्यू भैया, मनी की टाइम वैल्यू होती है कि नहीं होती है, होती है सर। इन्फ्लेशन की बात करेंगे हम, रिस्क की बात करेंगे हम, पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंस की बात करेंगे भैया, हम पर्सनली कुछ कंज्यूम कर लिए उसकी प्रेफरेंस क्या है वो उसकी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अभी जानते हैं, इंटरेस्ट उसको PNR होता है और अमाउंट P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + NR होता है, N नंबर ऑफ ईयर्स होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट हम जानते हैं, सब जानते हैं, उसका फार्मूला भी जानते हैं, ठीक है। अमाउंट इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + I/2 रेज़ टू पर 2n 4n डिपेंड करता है कि कैसे कैसे है। अगर हाफ ईयरली है, ये देखो ये सिंपल फार्मूला ये होता है वैसे। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + I रेज़ टू पर n होता है। A इज़ अमाउंट, P इज़ प्रिंसिपल, I इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद n इज द नंबर ऑफ पेमेंट इन पीरियड्स। अगर बेटा हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो ये ऊपर 2n बन जाएगा, क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं तो ऊपर 4n आता है, रेस्ट ऊपर 4n आता है। अगर पेमेंट कर रहे हैं मंथली तो ऊपर आता है 12n, और पेमेंट कर रहे हो डेली तो ऊपर आता है 365n। इंटरेस्ट इज पेबल डेली भी होता है, उस केस में ऊपर आएगा 365n। अरे बाप रे, यस मंथली मतलब 12n आ जाएगा, समझ लो वही है, सिंपल फंडा है। प्रेजेंट वैल्यू की बातें जब हम कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 + I रेज़ टू पर n की बातें प्रेजेंट वैल्यू में हो जाएगी, ठीक है। एन्युटी की हम बात करेंगे, किस बात करेंगे, एन्युटी की हम बात करेंगे, ठीक है। एन्युटी इज अ कैश फ्लो इधर इनकम और आउटगोइंग इन्वॉल्व इन द सेम सम इन ईच पीरियड, ईच पीरियड में सेम ही सम हम पेमेंट कर रहे हैं। एन्युटी की बात करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करेंगे हम यहाँ पर। एन्युटी इज इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + I रेज़ टू पर n - 1 डिवाइडेड बाय I। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 + I रेज़ टू पर n - 1 डिवाइडेड बाय I, ये होता है हमारा एन्युटी का फार्मूला। एन्युटी इज इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + I रेज़ टू पर n - 1 डिवाइडेड बाय I के सिंपल MCQ आ सकता है। डेफर्ड एन्युटी की बात करेंगे। डेफर्ड एन्युटी भी देख लो भैया। डेफर्ड एन्युटी के केस में
इज डेफर्ड एनुटी पेमेंट वी इज पी बाई आई होता है, पी बाई आई आगे ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई रेज पर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पर एम प्लस एन होता है, यहाँ पर एक एम भी फैक्टर आ जाता है एम प्लस एन, ठीक है। वी इज पी डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई रेज पर एन माइनस वन डिवाइडेड 1 प्लस आई रेज पर एम प्लस एन, बाकी छोड़ दो इसको, ये सर फार्मूला याद है। ऑथराइजेशन की बात करेंगे, सिंकिंग फंड की बात करेंगे, सिंक कर रहा है बेटा, फंड सिंक कर रहा है हमारा, डूब रहा है, सिंकिंग फंड की बात होगी हमारी। फिर हमारी बात होगी इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट की बात आ जाएगी। फिर हम रिस्क की बात करेंगे, साइज़ ऑफ लोन, लोन का कितना बड़ा साइज़ है, प्रॉफिट और रीलेंडिंग, प्रॉफिट हुआ है ये दोबारा से उधार ले लिया है, रीलेंडिंग उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल के एसेट्स क्या क्या है ये। उसके बाद इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। अच्छा, इंटरनेशनली भी तुमने उधार लेना है, कुछ करना है तो उसके भी इंटरेस्ट रेट होंगे, तो उसकी बातें हम करेंगे। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस 1, नीचे इन्फ्लेशन आता है तो ध्यान रखना 1 प्लस में टर्म में, और -1 भी हो रहा है, ठीक है, -1 भी हो रहा है, रेट रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आ गया रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक की बात भी आएगी, फेस वैल्यू कितनी है इनटू नॉमिनल रेट ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय मार्केट नॉमिनल रेट, नॉमिनल डिवाइडेड बाय मार्केट नॉमिनल, ठीक है। तो ये बातें हमारी आ जाएंगी, ये एग्जांपल दे रखे हैं। इंटरेस्ट रेट एंड शेयर प्राइस की बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट एंड शेयर प्राइस की बात करेंगे भैया। चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो रहे हैं और तो फाइनेंशियल डिसीजन कैसे चेंज हो रहे हैं हमारे, तो उसकी बात करेंगे हम। थ्योरीज ऑन टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। अच्छा, थ्योरीज ऑन टर्म स्ट्रक्चर, हाँ, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की मैं थ्योरीज की बात करेंगे। एक्सपेक्टेशन थ्योरी की बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सपेक्टेशन थ्योरी। फिर आएगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, प्रेफरेंस कि मुझे लिक्विडिटी कि क्या प्रेफरेंस करनी है, मुझे कितना लिक्विड रखना है, उसकी प्रेफरेंस है। मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, मार्केट को तोड़ देना, सेगमेंट में बना दिए, मार्केट को सेगमेंट करके देख रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर कितना मुझे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, यील्ड कितनी आ रही है मुझे, फाइनली वो चाहिए मुझे मैच्योरिटी पर क्या क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, यील्ड ऑन मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग यील्ड, यील्ड डिटर्मिन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, फिर हम उसकी बात करेंगे। यील्ड ऑफ स्टॉक की बात करने वाले हैं। उसके बाद आ जाओ जी यील्ड ऑफ स्टॉक, यील्ड ऑफ स्टॉक देखो सिंपल फार्मूला है वैसे, फील्ड कूपन रेट डिवाइडेड बाय मार्केट रेट इनटू 100, ठीक है, इसे कहते हैं फ्लैट यील्ड। क्या कहते हैं, फ्लैट, कूपन रेट दे दिया तुम्हें डिवाइडेड बाय मार्केट रेट इनटू 100, नीचे मार्केट रेट आएगा, तो ध्यान रखना फ्लैट यील्ड मतलब नीचे मार्केट रेट आएगा, ऊपर कूपन आएगा, ठीक है, समझ के बाद, ऊपर कूपन नीचे मार्केट। आजो जी आजो, फटाफट आजो भाई आजो। और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की बात कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मीनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर होता है क्या, बोले तो कैपिटल स्ट्रक्चर का तुम्हें पता होना चाहिए। फर्म मोबिलाइजेज फंड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मैच्योरिटी पीरियड कैन बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ठीक है। तो इसे कहते हैं फर्म मोबिलाइजेज फंड्स, फंड उस फर्म उसी को मोबिलाइज मतलब चलाती है, ड्राइव करती है, मूव करती है, डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी पीरियड can be classified as the long-term short-term sources. A farmer considers capital reserves, term loans, raised public financial institutions, while the latter is made up of current liabilities and the provision. तो समझ से बाहर है एक बार में, तो चलो आगे चलते हैं। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल जो होता है इक्विटी कैपिटल होता है, डेट कैपिटल होता है। ओके, टोटल कैपिटल या तो बेटा तुमने उधार ले रखा है बहुत बड़ा, ठीक है, या तो तुमने शेयर मार्केट में लगा रखा है और वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, डेट कैपिटल में टर्म लोन, डिबेंचर्स, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म डेप्ट तुमने ये ले रखे हैं, ठीक है। तो ये बातें होगी हमारी, ये हमने देख लिया, यस आगे आ जाओ, बिल्कुल सही जा रहे हो। इक्विटी, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्विटी की बात होगी, उसके बाद डेट की बात होगी, उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बात कर रहे हैं। नेगेटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव कोरिलेशन शुड ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल
सीसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होना जैसे बोल रहा है। आगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। ऑप्टिमम, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ द डेट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डेट, उधार लेने की क्या एडवांटेज है भैया, उसके उधार होते हैं, उसके भी एडवांटेजेस होते हैं। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिटरमिन करने के लिए क्या फैक्टर होता है, कंट्रोल, बिजनेस के रिस्क क्या हैं, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टैक्स कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उसके बाद इन्वेस्टर्स एटीट्यूड क्या है, इन्वेस्टर्स का फ्लेक्सिबिलिटी, फिर टाइमिंग, फिर लीगल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ रेट, ये सब बातें होंगी। थ्योरीज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भैया, कैपिटल स्ट्रक्चर जो ऑप्टिमम होनी चाहिए। बेसिक अजम्पशन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, फिर हम अजम्पशंस की बात करेंगे। डेट इक्विटी रेशो एनालिसिस की बात करेंगे, जो कि कॉमनली सजेस्टेड स्टैंडर्ड डेप्ट इक्विटी रेशो इज 2:1, यानी उधार तुम ज़्यादा लो बेटा, इक्विटी उसका आधा लो। समझे कि नहीं समझे, 2 गुना उधार 1 गुना इक्विटी, ये ध्यान रख लेना। डेट टू इक्विटी रेशो एनालिसिस करना होता है, कॉमन क्या है 2:1 है। ईबिट ईपीएस एनालिसिस बेटा ये कर लेना, ईबिट ईपीएस यानी हमारा एक्सपेक्टेड कुछ है समथिंग, ई से एक्सपेक्टेड ही है, कहाँ लिखा है, फुल फॉर्म नहीं लिखा है, चलो छोड़ दो आगे चलो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन की बात जब करेंगे 10 मिनट से ऊपर हो गया हमारा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन और फाइनेंशियल इनडिफरेंस पॉइंट की बात हो रही है, फाइनेंशियल इनडिफरेंस पॉइंट की बात हो रही है। ई बिट माइनस I1 ब्रैकेट में 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू ई बिट माइनस I2 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई N2। ओके सिंपल है। फाइनेंशियल एंड NEDC रिस्क ट्रेड ऑफ की बात हो रही है, फाइनेंशियल एंड NEDC रिस्क ट्रेड ऑफ। NEDC क्या है हमारा, पहले तो नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैप, नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल, नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल, ठीक है याद हो जाएगा। चलो आगे चलो, अजम्पशंस की बात हो रही है, कुछ अजम्पशंस इसमें दे रखी है। फाइनेंशियल रिस्क की बात हो रही है, NEDC रिस्क की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ये ख़त्म होता है। चलो आज पेज नंबर क्या है 79 तक ही हम कर पाए हैं। चलो 10 मिनट हो गए।